हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया, शरीर प्रधान क्रिया, जीवन प्रधान क्रिया क्या है, जो मानव प्रधान क्रिया यानी जिसमें शरीर और जीवन दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। तो कुछ क्रियाएं हैं जो शरीर प्रधान है ना, जैसे खाना पचना, ये शरीर प्रधान क्रिया, शरीर अपने आप कर रहा है। जीवन प्रधान क्रिया, जैसे हम विचार कर रहे हैं, केवल जीवन के द्वारा कर रहे हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ, मैं कुछ जीवन में सोच रही हूँ, जो समझ बनी है उससे कुछ सोच रही हूँ, फिर शरीर के द्वारा बोल रही हूँ, तो ये दोनों मिलके मानव प्रधान क्रिया हुई। तो इस तरह से 3 तरह से क्रियाएं हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आसान है। इसको अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सुबह बात हुई थी, मानव की परिभाषा, मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। ठीक है, तो मानव की एक और परिभाषा अपन ने देखा था कि मानव जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है। दूसरी परिभाषा है मनाकार को साकार करने वाला, यानी कि मन में जो आकार बना, जीवन में जो भी सोचा आकार बना, जीवन में जो आकार बना उसको साकार कर लिया। जैसे कभी किसी को लगा होगा कि हम लोग इतनी दूर आते जाते हैं तो कुछ गोल चक्का होगा तो हो जाएगा, एक गोल आकार बना होगा और उसने पहिए का आविष्कार हो गया धीरे धीरे, है ना। तो वो हुआ मनाकार को साकार। तो जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं जो हम उपयोग कर रहे हैं, मानव ने ये कुछ अपने में कल्पना करी, कुछ योजना बनाई, कुछ ऐसे करूँगा वैसे करूँगा ऐसा करके, तो मन में आकार बनाया और उसको साकार कर दिया, बना दिया। बोर्ड का आकार बना, बोर्ड बना दिया, है ना। ये मनाकार को साकार। मन स्वस्थता का आशावादी, मन स्वस्थता यानी कि मानसिक स्वस्थता यानी कि सुख। ठीक है, तो उसका आशावादी है कि मेरा मन भी स्वस्थ रहे, उसकी आशा करता है ना। सुख की आशा के साथ है मानव। और प्रमाणित करने वाला, तो प्रमाणित करने वाला मतलब ये 3 चीज़ों से मिलके मानव की बात कर रहे हैं। मनाकार को साकार करने वाला जो शरीर से जुड़ा है, शारीरिक चीज़ों से। मन स्वस्थता का आशावादी यानी जीवनगत बात हुई। और प्रमाणित करने वाला, तो शरीर और जीवन दोनों मिलके प्रमाणित करेंगे, यानी कि जो समझा है समझाएगा, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, जो अपन बात किए थे। ठीक है, ये सब अपन कर चुके हैं। शरीर स्वस्थता के लिए सामान्य आकांक्षा, शरीर को गति देने के लिए महत्वाकांक्षा। ठीक है, अब आगे गए मन स्वस्थता का, ये आगे का भाग है, परिवार में, समाज में, अस्तित्व में, इसको अपन देखेंगे। अब क्या है, मानव क्या चाहता है, वो जो 4 प्रश्न आए थे, मानव क्यों, क्या, कैसे, कितना, ये सब। तो अब मानव क्या चाहता है, निरंतर सुख चाहता है। सुख के स्रोत क्या है, सुख के स्रोत हैं, मेरे ख्याल से दूसरे दिन इस बारे में बात हुई थी, है ना, उस वाले बोर्ड पे इन्होंने रखा था। तो सुख के स्रोत हैं इंद्रिय आस्वादन, भाव मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन। ठीक है, तो आस्वादन को भी अभी अपन देखेंगे। आस्वादन जीवन की एक क्रिया है। और सभी सेट हो गए हैं, पीछे सभी सेट हैं, अपन आगे बढ़े ना। ठीक है, तो सुख के स्रोत अपन ना, देखो लंच के बाद भी 20 मिनट लेट शुरू किया, अभी भी 20 मिनट लेट शुरू किया है ना। और अपने को भी जीवन क्रिया ख़त्म करना है, उसके बाद ही जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये जो आस्वादन है, आस्वादन जो शब्द आया, इसमें एक शब्द जुड़ा स्वाद। स्वाद, जैसे अभी अपन गुपचुप का स्वाद लेके आए, है ना, वो भी एक तरह का आस्वादन है। आस्वादन, जो चीज़ मेरे पास में है। क्या, ये है ना, तो ठीक है ना, वहीं पे कर लेती हूँ। ठीक है, तो आस्वादन है। आस्वादन का मतलब क्या हुआ, जो स्वाद मेरे में बना हुआ है, पास में है, मेरे निकट में है, जो स्वाद मेरे को मिल रहा है ना, टेस्ट। जैसे कि हम लोग केवल खाने का स्वाद बोलने पे लगता है, केवल खाने पीने की चीज़ों का स्वाद, लेकिन हम संगीत का आनंद लेते हैं, कविता का आस्वादन ले रहे हैं, कविता सुन रहे हैं कई लोग, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं,
इस शिविर का आस्वादन ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना हमको, ये भी तो है स्वाद, आस्वादन है ना। तो 3 तरीके के आस्वादन बताए, इन 3 तरीके से हम सुखी होते हैं। तो 3 तरीके का आस्वादन क्या क्या हुआ? एक बोले इंद्रिय आस्वादन, पहले दिन ये बात आई भी थी। 3 तरीके के आस्वादन है, इसको अभी रख देती हूँ क्योंकि अभी आएगा यहाँ पे जीवन क्रिया में, ठीक है। तो 3 तरीके के आस्वादन हुए, रुचि मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन और लक्ष्य मूलक आस्वादन। 3 तरीके के आस्वादन है, यानी जिससे हम लोग सुख लेते हैं। आस्वादन यानी जिसका हम स्वाद लेते हैं, स्वाद से बना है आस्वादन। अरे आप इधर आ गए। तो 3 तरीके से लेते हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, ठीक है। रुचि मूलक का क्या मतलब हुआ? जो कि इंद्रियों से लेते हैं, 5 इंद्रियां अभी अपन ने देखा। तो जो भी आस्वादन हम इंद्रियों से ले रहे हैं उसको बोले रुचि मूलक, ठीक है। तो ये हुआ इंद्रियों से जो आस्वादन लिए, इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से जो आस्वादन ले रहे हैं वो हुआ रुचि मूलक। मूल्य मूलक यानी कि अब मूल्य बोल रहे हैं, यानी कि संबंध आ गया, भाव आ गया, है ना। तो जो संबंध में या भाव जो हमारा बना हुआ है उससे जो आस्वादन ले रहे हैं वो हुआ मूल्य मूलक। और लक्ष्य के लिए जो आस्वादन, लक्ष्य जो हमारा समझना है, निरंतर सुख है, समझना है, प्रमाणित करना है, तो उस लक्ष्य के लिए जो आस्वादन, लक्ष्य का जो आस्वादन है, लक्ष्य का आस्वादन है, उसको बोले लक्ष्य मूलक आस्वादन। मूल में लक्ष्य है, इसके मूल में भाव है। ये जो स्वाद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, उसके मूल में लक्ष्य है। ये जो स्वाद या सुख मिल रहा है उसके मूल में कोई मूल्य है, भाव, मूल्य यानी कोई भाव है ना। भाव यानी वहाँ पे अब संबंध आ गया। ये वाला जो आस्वादन है इसके मूल में कोई रुचि है, रुचि, मेरी इसमें रुचि है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये प्रिय है, बोलते हैं ना वो। तो अब जो ये 3 तरीके के आस्वादन है, इसमें बोले जो रुचि मूलक आस्वादन है, जो हम लोगों ने शरीर और जीवन की आवश्यकताओं को देखा था कि शरीर की आवश्यकताएं जो है क्षणिक है, बोले थे, कुछ समय के लिए रहती हैं, क्षणिक है ना। तो रुचि मूलक आस्वादन होता है, ये क्षणिक होता है क्योंकि शारीरिक रूप से ले रहे हैं, शरीर के द्वारा ही ले रहे हैं, 5 इंद्रियों से ले रहे हैं, है ना। तो जो हमने गुलाब जामुन खाया था वो वाला आस्वादन तो वहीं तक था, अब उसके ऊपर एक गुपचुप वाला आस्वादन आ गया, है ना। रुचि मूलक है दोनों, है ना। तो ये हो गया, क्षणिक हो गया, कल तक हम गुपचुप को भूल भी जाएंगे, है ना। बस क्या याद रहेगा, हम ना उन लोगों के साथ, हमारे सहपाठियों के साथ खाए थे, सहपाठियों के साथ, मूल में कोई भाव है, मूल्य है ना। तो हमको वो दीदी लोग सर्व कर रहे थे, भैया के साथ, दीदी के साथ बात करते हुए, बच्चों के साथ बात करते हुए खाए थे, वो संबंध याद रहेगा, है ना। तो वो जो हमको खुशी हुई, अकेले वो खाते तो मज़ा आता क्या? मन नहीं करता, इतना सारा शायद खा भी नहीं पाते जितना भी खा के आए हैं। बातचीत करते करते मज़े में खूब सारा खा भी लिए होंगे, मतलब मैं तो खा ही ली हूँ, है ना। तो और क्यों खा ली? क्योंकि पहले से वो दीदी लोग इतना सारा डाल के रखे थे, है ना। खुद लेते शायद 2-4 लेते हो जाता, है ना। वो डाल के रखें तो अब ठीक है भाई, इतने प्यार से डाल के रखे हैं, खा लेते हैं। ये क्या हुआ? मूल्य मूलक, है ना। तो ये जो मूल्य है लंबे समय तक बने रहेंगे, ये वाले तो क्षणिक हैं, है ना, कुछ समय तक रहेंगे। ये वाले दीर्घकालीन रहेंगे, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। ये लंबा समय कुछ भी हो सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, हो सकता है आप 10 साल तक भी याद रखो। अरे हम लोग उस समय शिविर में आए थे, कितना बढ़िया। भैया नमस्ते। जी भैया। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? हो सकता है 4 साल, 10 साल याद रखें कि अरे उस समय हम लोग शिविर में आए थे ना, तब हम लोग बढ़िया छोटी में खाए थे, इतना मज़ा आया था, सब लोग मिल के खाए थे, है ना। क्या हो गया? दीर्घकाल ये आपके ऊपर है, कभी भी हो सकता है ना। अब लक्ष्य मूलक लक्ष्य बस वही है, एक ही है ना, निरंतर सुख और उसके लिए समझना। उसके लिए हम जो भी चीज़ करेंगे वो होगी निरंतर। तो यदि लक्ष्य मूल में है,
उससे जो हमको आस्वादन मिल रहा है वो होगा निरंतर। ठीक है, इसीलिए जो बहुत सारी जो हम स्वाद लेते हैं, कोशिश करते हैं इससे सुखी हो जाए, उससे सुखी हो जाए, है ना, तो उससे हमको जो सुख मिलता है कोई कोई क्षणिक रहता है, कोई दीर्घ काल तक रहता है, और कोई कोई जो हमारे में निरंतर जो बना रहेगा वो हमारा लक्ष्य मूलक आस्वादन ही निरंतर बना रहेगा। ठीक है, इतना स्पष्ट है सबको? रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक, इसके मूल में कोई संबंध है। ठीक है, अब ये जो बोल रहे हैं लक्ष्य मूलक, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रुचि मूलक ठीक चीज़ नहीं है, है ना। लक्ष्य के साथ में, लक्ष्य यदि मूल में है, उसमें ये भी समा सकता है, ये भी समाया ही रहेगा, ये समाया रह सकते हैं ना। वही गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है, ध्यान है ना, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है। ठीक है, तो सुख के स्रोत ये 3 स्रोत हैं, इंद्रिय आस्वादन, भाव मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन। उसके मूल में इंद्रियों से जो स्वाद मिला वो है, भाव है और लक्ष्य है। ठीक है, अब जैसे इसी का उदाहरण जैसे देते हैं, इंद्रिय मूलक में क्या बोले कि अरे चलो कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, चलो गुपचुप खाएं, वो तो रुचि मूलक समझ में आ गया, परोस भी दिए, है ना, कि चलो ठीक है कि करते हैं। अब लक्ष्य मूलक में क्या हो सकता है मंजीत भैया ये सोचे होंगे कि अरे जो शिविर वाले आए हैं ना, उसमें ना अच्छे से खिलाते हैं, बढ़िया गुपचुप खिलाते हैं, ताकि वो इस बात को सुन पाएँ, भगे मत, टिके रहें, भगे मत, टिके रहें। तो ये जो अब उनको तृप्ति मिलेगी खिलाने से, क्या हो गई है, लक्ष्य मूलक, कि लोग सुन पाए, इसको बने रह पाए। तो इस तरह से ये जो निरंतरता, लक्ष्य के लिए हमने कुछ आस्वादन किया। ठीक है, निरंतर सुख की संभावना तब ही है अगर हम मानव योग्य लक्ष्य को पहचान कर उसके अर्थ में जिए। तो लक्ष्य जो हम बात किए थे वो वाली टेबल ध्यान है ना, 5 1 2 3 4 5 बक्से वाली टेबल, तो उसमें जो तीसरे नंबर में जो लक्ष्य है, तो उसमें हम मानव योग्य लक्ष्य यानी सही लक्ष्य को पहचान के उसके योग्य हो जाएं और वैसा जिएंगे, तब निरंतर सुख की संभावना है। ये है सुख और सुविधा। तो शरीर को सुविधा चाहिए, जीवन को सुख चाहिए, है ना। इतनी बात अब हमारा ध्यान जा रहा होगा। तो ये एक टेबल है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको PDF आज भेज देंगे ना अपन इसको, ठीक है, आज ही आ जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना। कि जैसे 1 2 बता देती हूँ। अच्छा लगना किसकी आवश्यकता है बोल रहे हैं, तो अच्छा लगना कोई सुविधा है, शरीर को यदि अच्छी लग रही है तो वो क्षणिक है। जैसे कि ये कूलर की हवा आ रही है, इससे जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक है, इतनी ही देर का है। या मान लो मौसम एकदम ठंडा हो गया, उस समय हमको कूलर नहीं चाहिए, है ना, उस समय हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये क्षणिक है। लेकिन यदि मन में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मन को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो जो वो तो जीवन मूलक ही होगी, तो उसकी निरंतरता की संभावना है। आवश्यकता की अवधि, जो भी चीज़ शरीर को जो सुविधा मिल रही है, जो आवश्यकता हो रही है, वो निरंतर नहीं है। जैसे अपन ने रोटी की बात की थी, खाने की बात की थी, जब भूख लगती है तभी हम रोटी खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर हम नहीं खाते, उसकी निरंतरता खत्म हो जाती है। लेकिन जो मन को चाहिए वो निरंतर है, मात्रा भी सीमित है, सीमित गुपचुप ही खा पाए हम, है ना। इसमें कोई नाप तोल नहीं होता, असीम होता है। सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये हमको असीम चाहिए। कैसे मिलेगा? प्रकृति से समपूर्वक। ये कैसे मिलेगा? सुख, सही समझ और व्यवहार के आधार पर। तो इस तरह से ये है, ये टेबल आप लोग देखिएगा। सुख और सुविधा का निष्कर्ष है, ये भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें आखिरी में जो लिखा है, मानव की मूलभूत आवश्यकता 2 प्रकार की है। अपन टेबल इसमें देखे थे, बोर्ड पे अपन ने देखा था, 2 प्रकार की है। एक शरीर की आवश्यकता, एक जीवन की आवश्यकता, और दोनों ही चाहिए, दोनों आवश्यक है, किसी एक से ही नहीं चलेगा, दोनों चाहिए हमको, है ना। कोई एक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आखिरी लाइन लिखिए, मैं और शरीर के साथ साथ होने का नाम मानव है। तो खाली जीवन बस है तो भी मानव नहीं है, शरीर बस है तो भी मानव नहीं है, दोनों साथ साथ है तभी मानव है, बोल रहे, ठीक है। अब ये क्या है, एक छोटी सी त्रुटिवश हमारे जीने में, समाज में क्या क्या फलन है बोल रहे हैं। तो इसमें बोले कि अभी जो मानव जो है सुखी होना ही चाहता है, अपन ने देखा मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है, लेकिन मानव ने अभी तक, हम मानव के रूप में जीवन को नहीं समझ पाए हैं,
है ना। हमको तो अभी तक पता ही नहीं था शिविर से पहले तक जीवन जैसी कोई चीज़ भी है ना। तो जीवन को नहीं समझ पाए हैं, तो ज़्यादातर सभी शरीर क्योंकि दिख रहा होता है तो उसी के सुविधाओं के लिए ही कार्य करते रहते हैं, भौतिक सुविधाओं से सुखी होने की कोशिश करते रहते हैं। तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये बताए हैं। इंद्रिय आस्वादन की अति कर देते हैं, है ना, उसी से ही सुख मिल रहा है, उसी की अति कर देते हैं, वही भोग, बहुभोग, अति भोग, है ना। फिर इससे लाभ की मानसिकता बनती है, क्योंकि उसकी अति है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसके लिए फिर संग्रह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, कहीं वो गुपचुप ख़त्म ना हो जाए भाई, है ना, तो हम पहले ही अपनी थाली में ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। तो सुविधा संग्रह की अनिवार्यता होती है, इससे शोषण करते हैं, धरती का भी शोषण करते हैं, अपने आत्मीय जनों का भी शोषण करते हैं, है ना, मेरे को मिल जाए, मेरे को अच्छे से हो। फिर इस तरह से प्रकृति और मनुष्य का शोषण हुआ, उससे ये गड़बड़ हुई, इससे ये गड़बड़ हुआ, ये अपन देख चुके हैं। चर्चा के लिए कुछ प्रश्न हैं, गोष्ठी में आप लोग चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, या आपस में अपने कमरे में भी पर्सनली एक एक दो दो लोग चर्चा कर सकते हैं, है ना। ये कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा और इसका आपस में चर्चा करिएगा, ठीक है। तो इसको अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने ये वाला देख लिया है ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, जो बीच में है एक अंश के साथ में मध्यांश में, उसको आत्मा बोले। बाहरी परिवेश मन, वृत्ति, फिर चित्त, बुद्धि, आत्मा, और कुल 61 अंश हैं, और जीवन इस तरह से पुंजाकार रूप में है। ये अपन 2-3 बार देख लिए। अब आ जाते हैं जीवन क्रिया पे, ठीक है। तो जब अपन जीवन क्रिया की बात करते हैं, जीवन ज्ञान लिखा ही है, ठीक है। तो जीवन में अपन ने क्या देखा कि क्या क्या है जीवन में, क्या क्या है वो जो गोल गोल बना था जीवन परमाणु में, हाँ, क्या क्या है। पहला सबसे बाहरी परिवेश मन, फिर वृत्ति, फिर चित्त, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, है ना। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य रूप है जीवन, ठीक है। ये एक गठनपूर्ण परमाणु है, हाँ, ठीक है। देखिए ये पूरकता है ना। डायग्राम बना देंगे तो मेरा समय खराब नहीं होगा, है ना, और आप लोग का भी समय खराब नहीं होगा, ठीक है। तिरछी लाइन हो गई, ठीक है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो अपन ने देखा सब में अलग अलग अंश हैं। मन सबसे बाहरी परिवेश है, और मन जो है सबसे बाहरी परिवेश है, तो वो डायरेक्टली शरीर से जुड़ा हुआ है। कल तुषार ने रखा भी था, ध्यान है आप लोग को। मन जो है डायरेक्टली शरीर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये बात एक ध्यान रखेंगे। और फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये अलग अलग जगह पे है, ध्यान है। आत्मा बीच में है ना, सेंटर पे जो मध्यांश बोल रहे हैं उसको आत्मा नाम दिए, जो मध्यांश है उसका नाम आत्मा है। तो इनकी जगह अलग अलग पे है, इस पोजीशन की वजह से इनका ये नाम दिए हैं। कुछ भी नाम हो सकता था, नागराज जी ने सबसे बाहरी परिवेश को मन बोला, उसके बाद वाले को वृत्ति, फिर चित्त, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, उन्होंने ये नाम दिया, है ना। तो अब ये चूंकि अलग अलग जगह पे हैं तो इनका रोल भी अलग अलग है, इनके अपने अपने काम होंगे। जैसे कि हम परिवार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, हमारे अपने अपने रोल, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपने क्रियाकलाप हम करते हैं। वैसे ही ये जो मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, आत्मा है, इनके अपनी अपनी क्रियाएं हैं कि उनके कुछ कार्यकलाप हैं। तो वो क्या क्या कार्य करते हैं। मन है जो मन का ही काम करेगा, वृत्ति वृत्ति का काम करेगा, चित्त चित्त का काम, बुद्धि बुद्धि का काम, और आत्मा आत्मा का काम करेगा, ठीक है। तो इसी को ही समझना है, और यही है जीवन क्रिया, और यही है जीवन ज्ञान। जितना भी अभी हमने करा यही एंड है इसका, ठीक है। फिर अपना जीवन ज्ञान भी हो गया, ठीक है। तो तब तक यही वाला डायग्राम ये बनाने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो अपन तब तक इसमें देखते हैं जो ये मन है, अभी अपन स्लाइड में देख रहे हैं ना, फिर इसमें बोर्ड पे भी आ जाएंगे। तो हेलो, वृत्ति और चित्र एक जैसे लग रहा, चित्त वृत्ति अभी तक जितने बार भी सुने हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों एक जैसा है क्या? यहाँ पे मन भी आ गया है और चित्त को अलग कर रहे हैं मन से। फिर ऐसा लग रहा है जैसे वृत्ति का, ये वृत्ति क्या है, कहीं चित्त तो नहीं है? नहीं नहीं,
वृत्ति वृत्ति है, चित्त चित्त है। ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी भूमिका है। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे। कल जैसे तुषार ने भी रखा, अपने को एक छोटा छोटा मोटा मोटा पता है जीवन की क्रियाओं के बारे में। ठीक है, इसमें फिर कुछ डाउट्स आते हैं तो अपन उसको समझ लेंगे। तुम जानो, लिख दो, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो जीवन की 10 क्रियाएं। ठीक है, 10 क्रियाएं, 5 बल है, इसमें बल लिखा हुआ है ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। अब ये बल है, इधर ये शक्ति है। ठीक है, तो मैं शक्तियों के नाम लिख देती हूँ। मन में जो है आशा शक्ति है, याद है, जीने की आशा, जीवों में जीने की आशा। धर्म में जो अपन ने टेबल बनाया था, रूप गुण स्वभाव धर्म वाला टेबल, ध्यान है ना, तो उसमें जो हमने लिखा था, जीवों में लिखा था जीने की आशा, उनमें भी जीवन है, यही वाला जीवन, सेम जीवन, ऐसा ही गठन पूर्ण है ना। तो उसमें यही वाली आशा, जो जीने की आशा बोल रहे थे, यही आशा है, मन में है। हाँ, तो उनमें भी मन काम करता है, जीवों में भी मन जो है वो एक्टिव है। ठीक है, तो यही जीने की आशा उनमें है। ठीक है, मानव में बोले सुखपूर्वक जीने की आशा। ठीक है ना, तो ये आशा शक्ति है, विचार शक्ति। शक्ति क्यों बोल रही हूँ, देखिए ऊपर टाइटल है, आशा, विचार, इच्छा। इच्छा ध्यान है, इच्छा को इंद्रियों की परिभाषा में अभी अपन देखे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था, इच्छानुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कहते हैं, है ना, ये इच्छा। ठीक है, इच्छा अभी यहाँ तक की बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, मन में ये जो बल है, बल यानी जो बना हुआ है, मेरे में है जो, है ना, बल, तो ये मन में बल है ये, और उसकी शक्ति है। बल और शक्ति को कैसे देखेंगे, जैसे कि मान लो मेरे में बल है कि मैं 50 किलो का कुछ वज़न उठा सकती हूँ, ये बल है, 50 किलो का वज़न उठा सकती हूँ। अब 50 किलो की कोई बोरी आती है तो मैं उसको उठा लूँगी, शक्ति उठा लूँगी। ठीक है, तो ये मनोबल शब्द सुने हैं ना, मनोबल। तो अब ये जो मन है, मन सबसे बाहरी परिवेश, ध्यान रखिएगा, इसमें नीचे एक और चीज़ लिख देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, शरीर है ना, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शरीर है, और शरीर के द्वारा कार्य और व्यवहार करता है। ठीक है, तो शरीर वाला भाग भी अपन लेके आएंगे। तो मन डायरेक्टली शरीर से जुड़ा हुआ है और इस तरह से बना है। तो अपन ने बोर्ड में ऐसा बनाया है, नहीं तो वो वाला इमेजिन करिएगा, वो जो डायग्राम अपन ने जो बार बार देखा, जो गोल चक्कर वाला, और फिर वो शरीर में किस तरह से घूम रहा है पुंजाकार रूप में, वो डायग्राम याद रखिएगा। समझने के लिए हमने इसको ऐसा टेबल बनाया है। ठीक है, तो मन में जो आशा है, कौन सी आशा है हमारे में, कौन सी आशा है, सुखपूर्वक जीने की आशा। ठीक है, उसी सुखपूर्वक जीने की आशा के लिए क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसमें होती है आस्वादन की क्रिया और चयन। आस्वादन और चयन, तो मन में 2 क्रियाएं होती हैं, आस्वादन की और चयन की। क्यों होती हैं, इस आशा से होती हैं कि हम सुखी हो जाएं। ठीक है, तो आस्वादन और चयन 2 क्रियाएं होती हैं। आस्वादन को हमने देखा 3 तरीके से, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। तो हम जो है किस तरीके का आस्वादन, अभी केवल शब्द है, इसमें अपन उदाहरण से और समझेंगे इसको। ठीक है, तो आस्वादन 3 तरीके का हुआ, जो अभी हमने देखा, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और तीसरा लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक क्षणिक है, मूल्य मूलक दीर्घकालीन है, लक्ष्य मूलक निरंतर है। ठीक है, तो अब हम कौन सा आस्वादन करते हैं,
ये हमको देखना है ना। तो हम जो भी जब अपन निरंतर सुख की बात कर रहे हैं तो हमको ये वाले आस्वादन तक पहुंचना है, ठीक है। अब ये चयन और आस्वादन दो क्रियाएं हुई हैं। वृत्ति की दो क्रियाएं हैं वृत्ति वाली जगह पे, जो वृत्ति वाली जो बोली ना, अलग अलग जगह का अलग अलग रोल है ना भैया। तो मन में आस्वादन और चयन ही होगा, वृत्ति में क्या होगा, तुलन और विश्लेषण। तुलन की क्रिया होगी, तुलन वो तराजू वाला जो अपन बोलते हैं ना, तुलना करते हैं, वो तुलन और विश्लेषण। तुलन किस आधार पे होगा, तुलन की भैया जो आप पूछ रहे थे, दृष्टिकोण बोल रहे थे ना, क्या दूरदृष्टि बोले थे, है ना। यहाँ पे अब आ जाएगी दृष्टि, जो अपन बात किए थे दृष्टि की बात, है ना। तो तुलन में जो दृष्टि होगी, तुलन में दृष्टि होगी, अभी जो अपन बात कर रहे हैं, प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि, 1 2 3, ठीक है। ये 3 दृष्टियाँ, और फिर चित्त में गए तो चित्रण, ठीक है। पहले अपन इतना को देखते हैं। तो अब इसको मैं ब्लैक कलर से ही लिखती हूँ, चित्रण। ठीक है। तो अब जैसे अपन कुछ उदाहरण लें, जैसे कि कौन सा उदाहरण लें, गुपचुप खाएं कि गुलाब जामुन खाएं कि कुछ और करें। आज दोनों मिला था, मीठा हो जाए, ठीक है। तो अब मीठा हो जाए तो भैया कह रहे हैं मीठा हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे हम पहले भी रसगुल्ला खा चुके हैं, कहाँ गई बिटिया को तो रसगुल्ला पसंद है, कहाँ चली गई, अच्छा ठीक है, इनको भी पसंद है। उधर सोनू भैया कहाँ गए, उनको भी पसंद है मीठा, है ना। तो अब सोनू भैया का मान लो मन है ना, कि चलो गुलाब जामुन आज खाए थे, बड़ा मन कर रहा था, एकदम मज़ा आ गया, लेकिन ना 2 ही मिला था और मेरे को खाना है ना। सोनू भैया बोले 2 ही मिला था, मेरे को और खाने का मन था, लेकिन मेरे को और लेने में अच्छा नहीं लगा, सबको ख़त्म ना हो जाए, मिले ना करके। तो भैया बोले कि अरे दीदी को बोले, दीदी लोग को, अपने ग्रुप की दीदी लोग को, कि आपके ग्रुप में वैसे भी सब दीदी लोग ही हैं, है ना। तो ये गोष्ठी में बोले गुलाब जामुन तो मिला, तो क्या संयोग है देखिए, कि मेरे को 2 गुलाब जामुन से तो मन नहीं भरा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है गुलाब जामुन, मेरे को ना और खाने का मन है ना। तो अब क्या हुआ, अब इनको बोले कि हमको खाना है, ये लोग बोले चलो अपन ठीक है, भैया का बहुत मन है, भैया बहुत सारा समझाते हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, अपने साथ में 5 दिन से हैं, चलो भैया को गुलाब जामुन खिलाते हैं। तो अब क्या किए, गुलाब जामुन खिलाते हैं, एकदम प्लानिंग हो गई, बाकी लोग से सबसे बात हुई, फिर आप लोगों ने, बाकी दीदियों ने बाकी लोग से बात की कि चलो ठीक है, भैया का मन है, सोनू भैया का, तो उनको गुलाब जामुन खिलाएंगे हम। और भी कई लोग को बेटा को पसंद है, आपकी बिटिया को पसंद है ना, तो गुलाब जामुन खाएंगे, भैया को भी पसंद है मीठा, है ना, तो चलो गुलाब जामुन खाएंगे। फिर क्या किए, अब योजना बनाए कैसे खाएंगे गुलाब जामुन, है ना। अब योजना बना रहे हैं, चित्रण हुआ, हाँ हम लोग खाएंगे, पक्की बात है ना, खाएंगे, ऐसा ऐसा आपस में चला, ठीक है ना, कोई मुकर तो नहीं जाओगे ना, पक्का ना, हाँ ठीक है ना भैया, हाँ ठीक है ना दीदी, ये सब अपन चित्रण करें, खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा, कहाँ खाएंगे, ये सब चलता है ना, कहाँ खाएंगे, बाहर से मंगवाएंगे, ये सारा कुछ बहुत सारा चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, गुलाब जामुन खा के बड़ा मज़ा आएगा, एक चित्रण बन रहा गुलाब जामुन खाने का, मेरे को खाना है, मेरे अंदर इच्छा आई, सोनू भैया के अंदर इच्छा आई कि गुलाब जामुन खाना है। तो उनके सहपाठियों ने सोचा कि सोनू भैया को बड़ा अच्छा लगता है गुलाब जामुन, तो उनकी इच्छा हुई चित्त में, उनकी इच्छा हुई कि चलो सोनू भैया को गुलाब जामुन खिलाते हैं, है ना, सोनू भैया को गुलाब जामुन खिलाते हैं। तो अब गुलाब जामुन खिलाएंगे, तो अब सोचे गुलाब जामुन कैसे खिलाएं। तो कोई बोले कि अहिवारा में जाते हैं, तो अहिवारा में घनश्याम की दुकान है, घनश्याम मिठाई वाले की दुकान है, तो वहाँ से लेके आते हैं, वहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे होते हैं, है ना, वहाँ के गुलाब जामुन प्रिय, इंद्रियों से प्रिय लगता है ना, तो वहाँ के गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होते हैं, उसको लेके आते हैं, यहाँ के किसी व्यक्ति ने बोला।
एक दीदी ने बोला हित की दृष्टि शरीर स्वास्थ्य वाली, है ना, कि मेरे शरीर के लिए, अरे लेकिन वहाँ के गुलाब जामुन तेल अच्छा नहीं होगा तो, पेट वेट खराब हो गया तो, एक तो पूरे दिन भर यहाँ बैठे रहना पड़ता है ना, गर्मी का समय है, कई बार लाइट भी चले जाती है ना, तबीयत खराब हो सकती है, नहीं ना नहीं लाते। एक दीदी बोले अरे कुछ नहीं होता ना, ले आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा तो खाना है, भैया को इतना पसंद है, बेटा को पसंद है, ले आते हैं, प्रिय की दृष्टि। किसी और ने बोला अरे लेकिन ना वहाँ से लाएंगे तो महंगा पड़ेगा, उसके बजाय हम लोग ना एक बार मंजीत भैया डॉली दीदी को बोलते हैं कि प्लीज़ एक बार और बनवा दो, लाभ की दृष्टि, यहाँ बनवाएंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा, है ना। ये सब चल रहा है, चर्चा चल रही है। इसी बीच में ये सब चल ही रहा है, साथ ही साथ क्या चल रहा है, जब बोले कि घनश्याम के यहाँ से मंगवाएंगे तो यहाँ पे अब चल रहा है वहाँ जाएंगे तो हमको कितना किलो मंगवाना पड़ेगा, तो हमको करीब 4 किलो 5 किलो मंगवाना पड़ेगा, 4 किलो मंगवाना पड़ेगा। कितना, क्या, क्यों, कैसे, कितना, ये सब विश्लेषण कर रहे हैं हम, जो 5WH बताए थे ना, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कब, कहाँ, ये सब कुछ विश्लेषण है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी चल रहा है ना, कि 5 किलो मंगवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा। एक भैया बोलेंगे अरे मेरे को किसी की स्कूटी मिल जाएगी तो मैं जाके ले आऊँगा, अरे लेकिन भैया आपको तो रास्ता पता नहीं है, आप कैसे जाओगे, आप ये बेटा को साथ में ले जाना, ये चल रहा है। दीदी बोली कि अरे नहीं, हम उससे अच्छा यहीं बनवा देते हैं, तो लेकिन यहीं बनवाएंगे तो वो सामान कैसे आएगा, विश्लेषण हो रहा है ना, वो सामान लेके वो भैया लोग के पास सामान होगा कि नहीं, जाके कौन बोलेगा, कहीं जाके बोलेंगे तो मंजीत भैया डॉली दीदी के बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि शिविरार्थी लोग बस खाने के लिए आ गए हैं, बस खाने की बात करते हैं। विश्लेषण चल रहा है, तुलन और विश्लेषण, तुलन चल रहा है ना। तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी, 2-3 बार तो मीठा खा चुके हैं, रहन दो ना, नहीं खाते, फालतू तबीयत, हित की दृष्टि, फालतू तबीयत खराब हो जाएगी, रहन दो ना, अब 3 दिन बचे, निकाल लो, बिना मीठा के नहीं रह सकते क्या, है ना। सोनू भैया को बोल देंगे, सोनू भैया, विश्लेषण भी चल रहा है, सोनू भैया को बोल देंगे कि अरे भैया घर जाके खा लेना, 4 दिन बाद तो चले ही जाओगे, है ना। ये सारा तुलन और विश्लेषण चल रहा है। इसी बीच में आपको ध्यान भी नहीं है लाभ की दृष्टि भी, कि बनवाएंगे, खरीद के लाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, पैसा कौन देगा, है ना। ये सारा तुलन विश्लेषण चल रहा है। फाइनली आप लोगों ने डिसाइड किया कि सारा झंझट छोड़ो, अपन वो किसी को बोलना ये सब छोड़ो, अपन ना तय करते हैं कि वो तुषार भैया से बोलेंगे कि भैया अपनी स्कूटी दे दो, आप लोग के घर स्कूटी है, वो चलेगी क्या, वो ये बाइक है, अनिल भैया की बाइक है, तो भैया से बाइक लेंगे और ये भैया और बेटा साथ में चले जाएंगे और ले लेंगे। हमने क्या चयन किया, वो भैया को अब गुलाब जामुन खिलाना ही है, तो भैया से आत्मीयता हो गई है, भैया खाएंगे, ये हमने संबंध का चयन किया कि अब भैया खाएंगे, भैया को बोल दिए हैं चलो अपन कर लेते हैं, बेटा को भी पसंद है, बिटिया को पसंद है, भैया को और भी कई लोग को पसंद है, तो अपन खा लेते हैं। और फिर साथ ही साथ ये भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो हमको क्या आस्वादन आ रहा है, हमको भी तो मिलेगा बढ़िया टेस्ट, हमको टेस्ट आ रहा है, आस्वादन आ रहा है, मूल्य आ रहा है कि भाई हम वो भैया के लिए कर रहे हैं, सोनू भैया को हम खिलाना चाहते हैं, कितना अच्छा लगेगा हम भैया को खिलाएंगे, तो वो जो भाव आ रहा है हमारे अंदर, वो भाव का रस ले रहे हैं हम, गुलाब जामुन का भी रस ले रहे हैं। टेस्टी तो लगता है गुलाब जामुन, है ना। हम लोग साथ साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, भैया को कितना अच्छा लगेगा, हम लोग के संबंध बने रहेंगे, साथ साथ समझेंगे हम लोग, भैया से संबंध बना रहेगा। अगले शिविर में हम लोग भैया की बात हुई है, हम लोग अगला शिविर भी साथ साथ आएंगे, 6 महीने भी साथ साथ करेंगे, तो ये संबंध बना रहेगा, लक्ष्य मूल्य रुचि मूलक। और हमने फाइनली तय किया कि अब हमने चयन कर लिया, तय कर लिया कि अब हम लोग वहाँ से वो घनश्याम के यहाँ से 5 किलो गुलाब जामुन लेके आएंगे। अब ये भैया और बेटा गए वहाँ से 5 किलो गुलाब जामुन लेके आए, आप लोगों ने किचन टीम को दे दिया। अब वहाँ पे डॉली दीदी और मम्मी अगले दिन आप लोगों को खड़े होके सर्व करते हुए दिखेंगे, शरीर के द्वारा कार्य व्यवहार, और भैया को गुलाब जामुन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, जो मेन जो अंदर में इतना कुछ चला, जो सारा कुछ हमने एक छोटा निर्णय लिया गुलाब जामुन का, कम से कम सैकड़ों बार ये इधर उधर चलता रहा तेज गति से। इतना कुछ जो मैं बोली हूँ
इतना कुछ तुरंत सेकंड्स भी नहीं लगा और इतना कुछ आपके अंदर चलता रहा। जब ये प्रिय हित लाभ बोल रहे थे उस समय आपको ध्यान भी नहीं है और एक ही टाइम पे आप प्रिय भी सोच रहे हो कि हाँ मेरे को पसंद तो है, लेकिन वहाँ जाएंगे तेल खराब रहा तो तबीयत खराब हो जाएगी, अरे फिर पैसा भी लगेगा, इतना दूर पेट्रोल भी लगेगा, सब एक साथ चल रहा है, तीनों तरह का तुलन और उसका विश्लेषण भी चल रहा है। पसंद है तो फिर जाएगा कौन, अरे फिर जाना पड़ेगा, फिर खाएंगे कब, फिर देने में अच्छा नहीं लगेगा, कहीं कुछ बोलेंगे तो नहीं, साथ साथ चल रहा है। भले ही बोलने में मैं इतना लंबा समय लगा रही हूँ लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब कुछ चल रहा है ना। उसी के साथ साथ चयन और आस्वादन भी चल रहा है और साथ ही साथ ये पूरा लूप घूम रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ये चला फिर ये दोनों चला फिर ये दोनों, ये पूरा गोल चक्कर आ रहा है। और जब वो घनश्याम का गुलाब जामुन ला के पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, उसका एक पूरा चित्रण बन रहा है, पूरी पिक्चर भी हमारे साथ बन रही है कि जा रहे हैं हम। आपको चित्रण बन रहा होगा ना जब मैं बोल रही हूँ कि स्कूटी में बैठ के वो भैया जा रहे हैं, एक पिक्चर बन रही है, चित्रण बन रहा है, ये पूरा साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये है एक तरह से जीवन क्रिया। ठीक है भैया, वृत्ति और चित्त अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तो वृत्ति में क्या होता है, ये विचार है, यहाँ विचार कर रहे हैं, विश्लेषण हो रहा है, तुलन हो रहा है, तो हर चीज़ का हम तुलना करते हैं। ये दृष्टि है हमारी कि हम किस दृष्टि से किसी चीज़ को देखते हैं। प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि। कभी प्रिय की दृष्टि ऊपर हो जाती है, ज़्यादा बड़ी लगती है हमको, कहीं कहीं पे हित की दृष्टि, कहीं कहीं पे लाभ की दृष्टि, उसी में हम तौलते रहते हैं। तो मेजर भाग जो दिखाई देता है वो ये दृष्टि का खेल है कि हम कौन सी दृष्टि से कौन सी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हम तुलन करते हैं। हमारे में कोई इच्छा बनी, जैसे हम IAS वाली बात कर रहे थे, IAS बनने की इच्छा बनी, किसी को हमने देखा कि वो तो बड़ा पावरफुल होता है, कलेक्टर वाला पावरफुल होता है ना। हमने देखा, हमारे अंदर इच्छा बनी कि मैं भी IAS बन जाऊंगा, कितना बढ़िया होगा, चित्रण बना कि मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा, चित्रण। अब उसके लिए, उस IAS के लिए अब हमारे में तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन सब हो रहा है। IAS बन जाऊंगा उस समय का लक्ष्य है, वो वाला लक्ष्य नहीं है निरंतर सुख वाला, लेकिन एक लक्ष्य तो बना है ना। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन ये वो वाला लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब उसमें प्रिय हित लाभ देखेंगे कि उसके लिए क्या होगा, अरे फिर उसके लिए वहाँ जाके रहना पड़ेगा, कहीं भी कोचिंग करने के लिए दिल्ली में जाके रहना पड़ेगा, लेकिन मैं घर से दूर रहना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं दुखी हो जाऊँगा, मेरे को मम्मी के साथ ही रहना है ना। वहाँ पे मेरे को ठीक से खाने को भी नहीं मिलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हित वाला, खर्चा भी बहुत होगा, है ना, लाभ की दृष्टि। लेकिन वहाँ रहने से मेरे को खूब सारे लोग मिलेंगे, तो मेरे को लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, जहाँ मैं उंगली रख रही हूँ वो वाली चीज़ को बताते जा रही हूँ। ठीक है, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर वहाँ खाऊंगा कैसे, किसके साथ रहूँगा, कहाँ कैसे जाना आना करूँगा, ये सारा कुछ चल रहा है। और फिर ये चयन हो रहा है, और चयन होने के बाद फिर ये शरीर के द्वारा कार्य और व्यवहार। इतना समझ में आया सबको कि कठिन लगा? कैसा है दीदी, समझ में आया, ध्यान गया? ठीक है, तो ये है जीवन की क्रिया, इतनी अभी हमने देखी, और इतनी क्रियाओं में अभी हम लोग रहते हैं। हम लोग जो अपन बोल रहे हैं ना, जो 5 कैटेगरी के मानव देखे थे, उसमें के जो ऊपर वाले 2 मानव हैं वो सभी इतने में रहते हैं, इतने में जो भी करना है करते हैं। तो हम लोग जो शरीर से जो करते हैं उसके पहले हमारे अंदर इतना सारा चलता है, ये साइकिल कई बार घूमती है, इधर उधर घूमती रहती है। उसके बाद हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जो कार्य करते हैं हम, जो भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था के साथ में हम जो भी करते हैं उसको बोले कार्य। ये तीनों को बोलते हैं मानवेतर प्रकृति। हम भी प्रकृति है, प्रकृति में देखे थे 4 अवस्थाएं हैं, है ना। तो जो मानव के साथ किया वो है व्यवहार। ये ध्यान है, एक बार और अपन बात किए थे, मानव के साथ जो किए वो है व्यवहार। मानव और मानवेतर प्रकृति, मानवेतर प्रकृति यानी मानव के अलावा बाकी 3 अवस्थाएं। मानवेतर प्रकृति के साथ जो किए वो है कार्य। ठीक है, तो कार्य और व्यवहार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मानव ने मानव के साथ किया वो है व्यवहार, मानव ने मानवेतर प्रकृति यानी कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था के साथ जो भी किया, जैसे अपन पशु पालन करते हैं,
कार्य है, खेती करते हैं कार्य है, मैं ये जो लिख रही हूँ ये कार्य है, मैं आपसे जो बोल रही हूँ मानव मानव के साथ में आपको नमस्ते कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, ये सब व्यवहार है। ठीक है, तो कार्य और व्यवहार शरीर के द्वारा। तो यहाँ तक की क्रिया को अपन ने क्या देखा, जो 5 कैटेगरी के मानव हैं उसमें ऊपर के जो 2 वाले जो मानव हैं वो इन्हीं के बीच में रहते हैं, इन्हीं सबको करते रहते हैं। अब क्या हुआ, अब अपन ने एक और बात बोली थी कि वो ऊपर वाला 2 सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बोल रहे थे पशु मानव, राक्षस मानव। तो हमने बोला कि एक और कैटेगरी होनी थी अध्ययनशील मानव, हम जैसे लोगों के लिए, है ना, अध्ययनशील, जो अध्ययन करने लगे। तो जब हम अध्ययन करने लगते हैं, आप समझ लेना मम्मी जी से, है ना, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ दिया, आप जीवन छोड़ दिए। ठीक है, तो जब हम अध्ययन करने लगे तो क्या हुआ, दृष्टि क्या क्या पढ़ी थी हमने, कितने तरह की दृष्टि देखी थी, ये बता रहे थे दूसरे तीसरे दिन, कितने तरह की दृष्टि, 6। कौन कौन सी थी बाकी 3, न्याय धर्म सत्य। तो जैसे जैसे हम अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम वो 3 ज्ञान जो लिखे हैं उसको समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे न्याय को समझने लगते हैं कि न्याय क्या चीज़ है, धर्म को समझने लगते हैं, सत्य को समझने लगते हैं कि सत्य क्या चीज़ है। अपन देखेंगे न्याय धर्म सत्य क्या है, केवल न्याय को बता देती हूँ। न्याय का मतलब होता है कि संबंध की पहचान, संबंध को पहचाने, उसका निर्वाह किए, उसका मूल्यांकन भी किया दोनों ने, कि व्यवहार जो हुआ था ठीक ठाक हुआ कि नहीं। जैसे संबंध है हमारा पति पत्नी संबंध, तो हम उसको पहचाने, केवल इसलिए नहीं कि हमको जो समाज में बता दिया उस तरह से नहीं, जो हम मानवीयतापूर्ण आचरण में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में पति पत्नी संबंध क्या होता है, वहाँ पे क्या दायित्व कर्तव्य और अपेक्षा होती हैं, ये हमको पकड़ में आ गया, ये हमने पहचान लिया। तो हमने संबंध को पहचानेंगे तो निर्वाह करेंगे, उसको निभा पाएंगे। तो निर्वाह किया, जो भी कर्तव्य दायित्व थे, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी, ये पीछे में आके लिखने लग गए, है ना, निर्वाह किया। परस्परता में मूल्यांकन, मूल्यों का आकलन, आकलन किया, आकलन मतलब उसका कैलकुलेशन को बोलते हैं ना, आकलन किया। तो उसका आकलन किया कि ये ठीक ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सही था कि नहीं था, इनने भी किया मैंने भी किया, परस्परता में मूल्यांकन। फिर लगा कि हाँ ये तो बढ़िया था, उभय तृप्ति, उभय यानी बोध पक्ष, दोनों, उभय यानी दोनों, उनको भी तृप्ति मेरे को भी तृप्ति। तो जब ये उभय तृप्ति हुई, इसी को बोले न्याय। तो ऐसा ही हर संबंध में होगा, क्या होगा, संबंध की पहचान, है ना, संबंध की पहचान, निर्वाह, परस्परता में मूल्यांकन और उभय तृप्ति, ये 4 स्टेज होंगी तो न्याय घटित होगा। तो जब इस न्याय को हम समझेंगे, पढ़ते पढ़ते हमको ये समझ में आने लगेगा किस तरह से होता है। तो हम जब न्याय को समझेंगे तो धीरे धीरे न्याय को कर भी पाएंगे, थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा हम करते जाएंगे। धर्म को समझते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम जितना भी होगा धर्म की दृष्टि से भी कार्य कर पाएंगे। ये सब तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन, ये सब हो पाएगा। सत्य की दृष्टि धीरे धीरे विकसित होगी हमारे में। तो जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हमारे में, हम तुलन करेंगे। क्यों तुलन करेंगे? समझने के लिए। ध्यान रखना, ये बात एकदम नहीं भूलना है कि हम पूर्ण समझ के लिए कर रहे हैं। तो हम समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए या अपने बच्चे सुधारने के लिए, ये सब नहीं, मेरे समझने के लिए वो 3 जो न्याय धर्म सत्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से एक्चुअली अध्ययन शुरू जो बोल रहे हैं, शुरुआत तो यहीं से है। जो भैया उस दिन बोल रहे थे मान्यता क्यों नहीं छूटती है, इतना होने के बाद भी कब छूटेगी? जब हम इस न्याय धर्म सत्य को समझकर उसका तुलन खुद को समझने के लिए, खुद को प्रमाणित होने के लिए जब न्याय धर्म सत्य का तुलन शुरू करेंगे, ये है पहला स्टेप, शुरुआत। ठीक है, क्यों करेंगे? समझने के लिए। तो न्याय धर्म सत्य का तुलन हमारे में होने लगेगा। तुलन होते होते अब हम खुद समझने के लिए कर रहे हैं, खुद प्रमाणित होने के लिए। परिवार में प्रमाणित होना है, एक अच्छी माँ, बेटी, पत्नी के रूप में। समाज में प्रमाणित होना है,
एक अस्तित्व के लेवल पे, धरती के लेवल पे, हर अवस्था के साथ में संतुलन बनाए रखने के लिए हमको प्रमाणित होना है, मेरे को खुद को प्रमाणित होना है। अपने लिए करेंगे तो होगा, दूसरे को सुधारने समझाने की बात नहीं बोल रहा है, वो उसमें शामिल है, लेकिन करना तो अपने लिए है ना। तो जब ये न्याय धर्म सत्य का तुलन हमारे में होते होते क्या होगा, हमको होगा, ये हमारा अब एक शुरुआत हो रहा है अध्ययनशील मानव का ना, इसको बोले साक्षात्कार। हमको साक्षात्कार होने लगेगा। साक्षात्कार इंटरव्यू को बोलते हैं ना, साक्षात्कार। क्या होता है इंटरव्यू में? जो बॉस होता है, जो नौकरी देने वाला होता है, एम्प्लॉयर, उसके पास जाते हैं हम, उसके सामने में जाके बैठ जाते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं, सीवी देते हैं, वो देखता है, फिर हमसे आमने सामने बातचीत करता है। साक्षात्कार, दो शब्द से साक्षात आकार, साक्षात यानी सामने सामने, प्रत्यक्ष रूप में। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी वस्तु है एक्चुअली में जैसी है वो हमको अब समझ में आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। न्याय धर्म सत्य का जब तुलन हो रहा है तो हर चीज़, हर इकाई, एक एक इकाई हमको उसका अर्थ समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में ये बोल रहे हैं, अच्छा ये बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी न्याय को बताया, ऐसे ही जैसे कि मैंने मान लो पति संबंध है, पत्नी संबंध है ना, और जैसे बाकी अवस्थाएं हैं, एक एक चीज़ मेरे को समझ में आने लगेगी, दिखने लगेगी कि अच्छा ये वस्तु है, अच्छा इस चीज़ की बात हो रही है। इसको बोले साक्षात्कार। मेरे में ये आने लग गया, मेरे को दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सामने सामने, ये हुआ साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद अब मेरी समझ बनते 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 मेरे को हो गया बोध। अध्ययनशील मानव की बात कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ेगा। न्याय धर्म सत्य का तुलन शुरू हुआ, साक्षात्कार हुआ, ये सब हो ही रहा है ना, साथ साथ ये हो रहा है। अब हमारी दृष्टि बढ़ गई है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हो गई है, तो उस आधार पे अब ये विश्लेषण, चयन, ये सब होते रहेगा। ठीक है, बोध हुआ, बोध यानी कि समझ। अब मेरे को ये समझ में आ गया है ना, जो भी चीज़ बोल रहे हैं अब मेरे को समझ में आता है। जब मेरे को कोई चीज़ समझ में आती है, कोई चीज़ जब हमको समझ में आती है तो हमारे में संकल्प बनता है कि हाँ मेरे को ऐसे ही जीना है। मेरे में दृढ़ता आती है, निष्ठा आती है ना, कि हाँ ये बात तो मेरे को एकदम समझ में आ गई है। मैं आज गया, मेरे को बात एकदम समझ में आई, अब मेरे को तो ऐसे ही जीना है, अपने परिवार में, समाज में, सबके साथ में। पूरी व्यवस्था मेरे को यहाँ दिखने लग गई, अस्तित्व की पूरी व्यवस्था मेरे को समझ में आ गई। सारा अंतर संबंध, बात किए थे अंतर संबंध की, सभी अवस्थाओं में सभी वस्तुओं का अंतर संबंध आपस में कैसे संबंधित है वो समझ में आ गया। अब मेरे अंदर निष्ठा आई कि मेरे को ऐसे ही जीना है, इसी का नाम है संकल्प। और ये करते करते अब इतनी समझ बनी है तो हम जी भी रहे हैं ना, वैसी इतनी बात समझ में आई है। अभी हम पहले परिचय शिविर में जो आए हैं, अभी से ही दिख रहा होगा कि मेरे जीने में बहुत बदलाव आ गया, ठहराव आ गया काफ़ी सारा, यहाँ तक तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा जीने भी लग गया है काफ़ी हद तक, वैसा ही जैसे कि जागृत मानव जीता है लगभग, है ना, काफ़ी हद तक जीने भी लग गए हैं। ऐसे जीते 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 मेरे को सारी चीज़ें पता चल रही हैं। शिक्षा में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, परिवार में, समाज में, पूरी व्यवस्था में। ऐसे होते होते फिर बोले अनुभव, अनुभव हो गया। अनुभव, अनुभव क्या बोले, व्यापक में अनुभव। व्यापक की बात किए थे, अभी तक हमको व्यापक का पता चला है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं भीगे डूबे घिरे हैं, हर इकाई भीगी डूबी घिरी है, तो इस व्यापक में अनुभव हो गया, व्यापक में अनुभव हो गया। इसी को दूसरी भाषा में बोले सह अस्तित्व में अनुभव। ये समझ में आ गया कि हर इकाई व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, इसी को बोले सह अस्तित्व। मैं भी जीवन के रूप में, मैं आत्मा को बोले मैं भी उसमें डूबा भीगा घिरा हूँ। हर मानव, हर कोई उसमें डूबा भीगा घिरा है, सह अस्तित्व में है। सह अस्तित्व, सह यानी साथ साथ, है ना, सह अस्तित्व में है। और इस प्रकार से जब ये बोध, संकल्प, अनुभव होते होते अब क्या हुआ, प्रामाणिकता। अब वो
इसका धारक वाहक हो गया। ये जो ज्ञान संपन्नता है, ये जो प्रमाण मिला, इसका वो धारक वाहक हो गया। अब वो उससे खुद में ओतप्रोत हो गया, उसका स्वत्व बन गया कि हाँ ये समझ अब मेरी है, उसका स्वत्व बन गया। ये जो शक्ति की क्रियाएं हैं, इसको बोले, इसको पहले लिखती हूँ, ये है प्रमाण। अब वो प्रमाण के साथ में समझा पा रहा है, अपने अधिकार पे समझा रहा है, सिखा रहा है, करा रहा है। ये वाले को बोले ऋतंभरा। ऋतंभरा यानी सत्य बोध से भरा हुआ। सत्य से कोई चीज़ लबालब भरी रहती है ना, छलकती रहती है, मेरे को ये करना है, छलक रहा है, गिलास में जैसे पूरा लबालब पानी भर दो। ये जो सत्य की समझ है, सत्य की समझ है, ये इससे लबालब भरा हुआ है, ओतप्रोत है, एकदम खुशी से लबालब भरे हुए हैं, है ना। जैसे हम बहुत खुश होते हैं, कितने आप्लावित हो रहे हैं, है ना, लबालब भरे हैं, ये है ऋतंभरा। तो ये जो समझ है, बुद्धि में जो समझ आई बोध और संकल्प के रूप में, इससे ये भरा हुआ है। अब अधिकार संपन्न हो गया, अब ये वैसा जी पा रहा है। तो अब जब अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने क्या बोला, यहाँ तक कि ठीक है 10 क्रियाएं, ठीक है ना। तो ये है 10 क्रियाएं। अभी जो हमने बात करी कि अभी जो हम हैं, जितने भी मानव हैं, ये सभी हम लोग इतनी क्रियाओं में कर रहे हैं। अपन सुबह बात किए थे अभी, ये इतना, इतना, ठीक है। चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण और आधा तुलन। तुलन अभी आधा ही हो रहा है, प्रिय हित लाभ का ही तुलन हो रहा है। न्याय धर्म सत्य का तुलन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अध्ययन पूर्वक उसको कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको 4.5 क्रिया में, टोटल 10 क्रियाएं हैं, तो हम लोग 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। कैसे 4.5? 1, 2, 3, 4 और आधा तुलन, ठीक है, ध्यान गया, 4.5 क्रिया। तो अभी हम ये वाला जो है 4.5 क्रिया में जी रहे हैं और अध्ययन पूर्वक ऊपर की ये जो 5.5 क्रियाएं हैं, टोटल 10 है, अभी 4.5 में है, ऊपर की जो 5.5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आधा तुलन, ये कब होंगी? जब हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऊपर की 5.5 क्रियाएं भी हमारे में एक्टिव हो जाएंगी। पूरी की पूरी 10 क्रियाओं के द्वारा हम काम करेंगे और ये जो है व्यापक सह अस्तित्व पूर्वक आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन जो है ये काम करेगा। इनमें आपस में तालमेल हो जाएगा, संगीतमयता। अभी क्या होता है, मन चाहता है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, मन को रुचि मूलक आस्वादन चाहिए, चाहता है मैं गुलाब जामुन खाऊं। विचार कहता है, आशा है गुलाब जामुन खाने की कि उससे सुख मिलेगा। विचार बोलता है, तुलन किया हित वाला, बोला कि मत खा, बीमार पड़ जाएगा, खूब खा लिया, लेकिन मैं खाना चाहता हूँ। ये बोलता है मत खा, खाना चाहता हूँ, मत खा। अंतर्द्वंद, यही फसावट है हमारी। हम चाह रहे होते हैं कि ऐसा करने से मेरे को सुख मिलेगा, लेकिन ये जो तुलन, विश्लेषण, चित्रण है, इनमें आपस में तालमेल ही नहीं है। ये जो 4.5 वाला भाग है, इसमें तालमेल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर का जो ये है, ये हमारा काम नहीं, एक्टिव नहीं है। अभी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि ही नहीं आई है, बस प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ही देख रहे हैं, छोटी सी दृष्टि से। तो ये अंतर्द्वंद जो बोले थे पहले दिन, व्यक्ति में घुटन और तनाव है ना, इसलिए हम समस्या में हैं, इसलिए हम समस्या में हैं, अंतर्द्वंद में हैं, क्योंकि इनमें ही तालमेल नहीं है, ठीक है। जब ये अनुभव होगा, सह अस्तित्व में अनुभव होगा, तो फिर ये अनुभव पूर्वक, ये जो अनुभव का जो प्रकाश है, रोशनी है, ये पूरे यहाँ पड़ेगी। आत्मा में ये अनुभव और प्रामाणिकता आया, समझ आई, है ना, बोध और संकल्प हुआ। इस आधार पे फिर चिंतन, साक्षात्कार को ही चिंतन बोले, याद है चिंतन विधि, है ना, चिंतन। तो अब ये चिंतन होगा कि मैं, चिंतन क्या होगा,
अब चिंतन ये होगा कि मैं सभी संबंधों में कैसे अच्छे से जी पाऊँ, व्यवस्था में कैसे अच्छे से जी पाऊँ, सर्व शुभ कैसे हो जाए, सबका शुभ कैसे हो, मेरा शुभ, परिवार का शुभ, सारा ये समझ में आएगा, इसका चिंतन होगा। इस प्रकार से ये जो बड़ी क्रिया उसके अंदर उससे छोटी क्रिया, उससे छोटी क्रिया, उससे छोटी क्रिया, ये बड़ी क्रिया से ये नियंत्रित होती जाएंगी, है ना। आत्मानुगामी, इसको एक शब्द बोल रहे हैं नागराज जी, आत्मानुगामी, आत्मा के अनुरूप ये चलने लगेंगी इनकी क्रियाएं। तो जो अपन ने मैं बोला था, आत्मा को ही बोले मैं और मेरी क्रियाएं आत्मानुगामी हो गए, है ना। ठीक है, तो ये पूरी 10 क्रियाएं हैं। अभी जो हम कई बार जो बोलते हैं ना, अच्छे काम किए, अच्छी चीज़ें किए, ये सबको अपन संवेदनशीलता बोल देते हैं। इसी 4.5 क्रिया को बोले संवेदनशीलता। 4.5 क्रिया में संवेदनशीलता बोले। ऊपर की जो 5.5 क्रियाएं हैं, संज्ञानशीलता। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं संवेदनशीलता में कर रहे हैं। जब हमको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि का उदय होने लगेगा, धीरे धीरे साक्षात्कार, बोध, संकल्प, अनुभव, प्रामाणिकता हो जाएगा, तो हम संज्ञानशीलता पूर्वक हमारी संवेदनाएं भी नियंत्रित हो जाएंगी। अभी हम कुछ भी करते हैं, जो देखे ना अंतर्द्वंद होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हैं, जो हमारी मान्यताएं बदलती रहती हैं, स्वीकृति बदलती रहती है, ये सब बात किए थे, वो इसीलिए क्योंकि इनमें आपस में तालमेल नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ क्या होती है कि जैसे हमने कोई इच्छा की, कोई भी इच्छा, मान लीजिए जेई की इच्छा करते, किसी को जेई का एग्ज़ाम देना है ना, आईआईटी में जाना है, जेई की इच्छा उसने किया, है ना। अब वो ये सारा कुछ हुआ, चित्रण बना उसका, प्रिय हित लाभ में तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन, ये सब हुआ, सिलेक्शन भी हो गया, पढ़ भी लिया। अब उसको पढ़ते पढ़ते लगा इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ लिया, नौकरी भी लग गई, ये सब किया, लेकिन ये नौकरी वोकरी करके मज़ा नहीं आ रहा है। क्या हुआ, ये जो इच्छा बनी थी कि इसको करके मेरे को कोई सुख मिलेगा, कोई आस्वादन उसका हुआ था, इसी इच्छा से मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन के मज़ा नहीं आया, 4 साल पढ़ लिया, अब क्या किया, MBA करता हूँ, MBA करता हूँ, MBA किया, फिर मज़ा नहीं आया, अरे चलो नौकरी करने के लिए कहीं USA जाता हूँ। क्या हो रहा है, बार बार इच्छाएं हमारी बदलते जा रही हैं, है ना। तो ये जो, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर का सही समझ का, जो हमने बोला था 2 नंबर वाले बक्से में गड़बड़ है, तो ये जो 2 नंबर वाले बक्से में जो गड़बड़ है, पूर्ण समझ नहीं है, तो ये बार बार हमारी इच्छाएं भी बदलते रहती हैं। इसी से फिर मानव कुंठित होता है, दबाव में आता है, परेशान होता है। ठीक है, ये हमारे दुख का कारण बनता, हमारी बार बार इच्छाएं बदलती रहती। तो ये बड़े रूप में बदलती, छोटी छोटी इच्छाएं भी बदलती हैं। इसीलिए तो भोग, बहुभोग, अति भोग, भोगते हैं, खाते हैं, अरे नहीं मीठा खा के बोर हो गए, चलो थोड़ा नमकीन खा लेते हैं। मीठा खाने की इच्छा हुई, मीठा खाते खाते बोर हुए, फिर इच्छा हुई चलो थोड़ा नमकीन खा लेते हैं, नमकीन खाए, अरे खा के बोर हो गए, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अगली इच्छा आई, वो भी पूरी नहीं हुई कि अरे घूम के कितना घूम लिए, 2 महीने से तो मॉल जा के बोर हो गए, चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखे, 1 मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी, अरे कितनी मूवी देखें, अरे चलो कहीं ना बाहर घूम के आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी मन भर गया, चलो विदेश घूम के आते हैं, शायद वहाँ से मज़ा आ जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी बदलते रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख की आशा है, सुख मिलता नहीं रहता है, तो हमारी इच्छा बदलते रहती है। और ये जब आस्वादन हमारा लक्ष्य मूलक हो जाएगा, जो लक्ष्य हमने पकड़ के रखा है, तो उसमें वो मूल्य मूलक, रुचि मूलक उसमें समा जाएगा, नियंत्रित रहेगा। मूल्य मूलक यानी संबंध वाला, है ना। दीर्घकालीन है मतलब वो छोटा है ऐसा है नहीं, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये है आशा है, सुख की आशा। ठीक है, इसमें कुछ, हाँ इसी में एक लाइन आई, इससे याद आया, एक जो सूत्र है, श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है ना।
तो यही है, हमारे में कोई इच्छा बनती है, हम उसके लिए श्रम करते हैं, मानसिक श्रम भी करते हैं, शारीरिक श्रम भी करते हैं, और उसका जो अपेक्षित रिजल्ट मिलता है, तृप्ति चाहिए, फाइनली हम सुख के लिए कर रहे हैं, तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो तृप्ति मिल नहीं रही होती है, इसलिए हमको दुख होता है। इसी को बोले नागराज जी कह रहे हैं, श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। इसलिए इच्छाएं बदलती रहती हैं। इच्छा के लिए कोई क्रिया करते हैं, वो क्रिया से तृप्ति नहीं मिलती। क्षोभ यानी दुख बोल सकते हैं, तृषा यानी प्यास। कोई श्रम किए, उससे जो रिजल्ट तृप्ति मिलनी थी वो नहीं मिलती। हमारे में सुख, विश्राम यानी सुख, सुखी होंगे तभी हमको विश्राम मिलेगा। इसीलिए हम में इसकी प्यास है कि विश्राम, हाँ, श्रम का, ठीक है। तो ये सूत्र जो है ये आता है बढ़िया सा, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो इसमें यही बात है कि इच्छाएं क्यों बदलती रहती हैं, क्योंकि मान्यताओं पे आधारित है। मान्यताएं गलत वाली जो अपन ने मान्यता मान के रखा है उस पे आधारित इच्छाएं रहती हैं, इसलिए इच्छाएं बदलती रहती हैं। इसलिए जो भी हम श्रम करते हैं उसका क्षोभ होता है और हमारे अंदर पीड़ा बढ़ती जाती है कि मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, सुख मिल क्यों नहीं रहा। तो हमारे में विश्राम की प्यास है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसमें कुछ स्पष्ट ना हुआ हो या कुछ और बोलना हो? हाँ दीदी जी, ये विश्राम मतलब वही सुख की अवस्था। हाँ। अच्छा, यहाँ पे दीदी, यहाँ मन वाले में जैसे तुलन में प्रिय हित लाभ तो है इंक्लूडेड इसमें 4.5 में, हाँ। और न्याय धर्म सत्य नहीं है, वो इसमें चला जाएगा संज्ञानशीलता में। लेकिन आस्वादन में रुचि मूलक भी है, मूल्य मूलक भी है और लक्ष्य मूलक भी है 4.5 में। ऐसा क्यों? कि लक्ष्य मूलक तो फिर वो तो संज्ञानशीलता में जाना चाहिए शायद, लक्ष्य मूलक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये लक्ष्य मूलक, ये वाला ठीक बोले, लक्ष्य मूलक वाला यहाँ पे आएगा। अभी जो हम लक्ष्य बनाए रहते हैं, हाँ। जो मान्यता वाला भी जो लक्ष्य बनाए रहते हैं वो लक्ष्य भी यहाँ पे चलता ही रहता है। उस लक्ष्य के लिए तो लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, है ना। तो वो मान्यता वाला लक्ष्य भी चलता ही रहता है। भैया बोले तो उससे एक और बात याद आई, ये जो प्रिय हित लाभ है, ये जब पूरा यहाँ तक आ गया, अनुभव प्रामाणिकता ये सब हो गया, तो ये प्रिय हित लाभ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। प्रिय हित लाभ है ये नियंत्रित हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि संवेदनाएं नियंत्रित हो जाएंगी, वैसे ही प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। तो हित को प्रिय जो है ये भी नियंत्रित हो जाएगा, हित शरीर स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा, और लाभ है वो समृद्धि के रूप में दिखाई देगा कि अब धरती में हर जगह समृद्धि है। अभी हम लाभ की मानसिकता से देख रहे हैं, फिर लाभ समृद्धि में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब हम समृद्धि के भाव से रहेंगे, समृद्धि का दृष्टि आ जाएगा। तो वो तीनों भी नियंत्रित हो जाएंगे। वो लक्ष्य है वो वाला लक्ष्य हो जाएगा, निरंतर वाला लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा, ये आज भेजेंगे। ये बढ़िया सा लिखा है, अपनी आवश्यकताओं के प्रति अस्पष्टता है। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ ना। अपनी आवश्यकताओं के प्रति अस्पष्टता है, अपनी आवश्यकताओं का पता ही नहीं, इसलिए हमने शुरू में आवश्यकताएं देखी थी। तो इसलिए तृप्ति होती है, और उसका कारण ये है कि हमने जो चाहा और पाया उसे और अधिक मात्रा में होना चाहिए था या किसी दूसरे प्रकार का होना चाहिए था, परंतु यह प्रयोग भौतिक वस्तुओं की सीमा में ही होता रहता है। वही कोई नई इच्छा बनती है, जो अभी अपन बात किए थे, नई इच्छाएं बनती रहती हैं। पहले जेई किए, मज़ा नहीं आया, फिर एमबीए कर लिए, मज़ा नहीं आया, यूएसए चले गए, मज़ा नहीं आया, है ना। तो वही नई इच्छाएं बनती रहती हैं, तृप्ति मिलती नहीं रहती है, ठीक है। अब ये अपनी समझ पूर्ण करने के क्रम में अनुभवगामी पद्धति, अनुभवगामी हम लोग हैं, अनुभवगामी, अनुभव की ओर जा रहे हैं, अनुभव की ओर जा रहे हैं, अनुभवगामी हम लोगों के लिए नागराज जी ने अनुभवगामी विधि दी है अनुभव तक पहुंचने के लिए।
तो इस सूचना के आधार पर प्रयास पूर्वक, बोल रहे हैं प्रयास पूर्वक, तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग प्रयास पूर्वक अभी शिविर में आए, तो जो हम बोल रहे हैं कि और शिविर, फिर किताबों का पठन, अध्ययन बिंदु शिविर, फिर किताबों का पठन, फिर धीरे धीरे वैसे अभ्यास, तो ये प्रयास पूर्वक फिर ये चिंतन की क्रिया जो शुरू होगी, पहले तो ये न्याय धर्म सत्य का तुलन और फिर चिंतन की क्रिया से एक्चुअली में हमारे में जो ग्रोथ शुरू हुई वहाँ से शुरू हुई। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जीवन क्रिया में 3 तरह के आस्वादन अपन ने देख लिया है। ये तो रुचि मूलक स्वस्थ शरीर, ये जो है भैया जो आप बोल रहे थे, है ना, अभी ये ऐसा है इंद्रिय से संबंधित संबंध सापेक्ष व्यवस्था सापेक्ष है। तो ये इसका प्रयोजन क्या है, अभी तो हमारा केवल खाने पीने का है रुचि मूलक, मतलब इंद्रियों को तृप्त करने वाला। जब हम समझदार होंगे तो प्रयोजन हो जाएगा शरीर का स्वस्थ रहना, रुचि मूलक आस्वादन का, मूल्य मूलक का अखंड समाज हो जाए, लक्ष्य मूलक का सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। और ये तुलन की दृष्टि हम लोगों ने देख लिया है, क्या क्या है ये वाले में बता रहे हैं कि ये जो 3 तरह के आस्वादन है जो इस बोर्ड पे लिखे हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, यहाँ इंद्रिय मूलक रुचि मूलक एक ही है ना, तो इससे क्या निरंतर सुख की संभावना है पूछ रहे हैं। तो ये रुचि मूलक वाले से संभावना नहीं है बोले, ठीक है, इससे संभावना नहीं है। भाव मूलक से पता नहीं, शायद इसमें यदि निरंतरता की संभावना तो लगती है, लेकिन ऐसा घटते हुए बहुत कम ही देखा है बोले। और इसमें लक्ष्य मूलक में पता नहीं, हो सकता है प्रयासरत रहें तो हो जाएगा बोले। ठीक है, 4.5 क्रिया का कार्यकलाप है। तो 4.5 क्रिया में जो नीचे वाली 4.5 क्रिया प्रिय हित लाभ की दृष्टि से जो करते हैं, इसमें क्या बोले, कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। कार्य में सफल हुए तो अमीर बन जाते हैं, असफल हुए तो गरीब ही रहते हैं, लेकिन दोनों मानसिकता में दरिद्र ही रहते हैं, है ना। व्यवहार में भी सफल होते हैं, असफल होते हैं, सफल होते हैं तो क्षणिक सुख मिलता है। 4.5 क्रिया में व्यवहार में सफल भी हो गए तो क्षणिक सुख मिलता है। मन में आता ना, अरे मैं उसके लिए इतना अच्छा किया लेकिन मेरे को एक तो थैंक यू भी नहीं बोला, होता ही है, पलट के भी नहीं आया, तो ये क्षणिक सुख मिला। असफल हुए तो दुख मिला, अतृप्ति हुई तो फाइनली दुखी रहते हैं, दरिद्र रहते हैं। मानसिकता में दरिद्रता की बात कर रहे हैं। भ्रम के 3 प्रकार के बंधन हैं। हाँ, तो ये जो दुखी, सॉरी कहाँ गया, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। हाँ, अब ये जो दुखी दरिद्र रहते हैं, दुखी रहते हैं, मन में दरिद्रता रहती है, इसी से ही फिर ये नई इच्छा का जन्म होता है। मन में दुख आया, मानसिकता में दरिद्रता बनी रही, जो अपन ये बात की है, तृप्ति नहीं मिली, तो उससे फिर एक नई इच्छा बनी, ये नई इच्छा बनी। तो भ्रमित इच्छा, भ्रमित विचार, भ्रमित आशा, ये तीनों जो आशा विचार इच्छा है, इसी को बोले कल्पनाशीलता। इसी कल्पनाशीलता को हमको अध्ययन में लगाना है, समझने में लगाना है, तो हम धीरे 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 सफलता को पाएंगे, जो बाबा जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो भ्रमित विचार, भ्रमित इच्छा, भ्रमित आशा, ये नई वाली इच्छा बनी और फिर इससे ये दुखी दरिद्रता ही मिलेगा, हर बार यही मिलेगा, है ना। फिर नई इच्छा बनेगी, ये होता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो नई इच्छा है, नई इच्छा तो बन रही है, ये नई इच्छा यदि सही इच्छा बन जाए, सही की इच्छा, है ना। अभी देखिए ये अनुभव बोध वाला भाग उपेक्षित है, ये उपेक्षित है, ये वाला भाग है जो ऊपर वाली बड़ी क्रिया है, ये उपेक्षित है ना। तो यहाँ तक पहुँचते हैं तो सही इच्छा हमारे में बनती है और फिर हम सुखी होते हैं। निरंतर सुख जो बोल रहे हैं, जब हमारे में सही इच्छा बनती है, और ये जो सही इच्छा है इस पे आधारित रहती है, ऊपर अनुभव प्रामाणिकता बोध संकल्प पे आधारित। अब जो मानव भ्रमित है, तो भ्रम के 3 कारण बोले। हमने एक बात की थी, याद है, जब गठनशील से गठन पूर्ण होता है, गठनशील से गठन पूर्ण हुआ तो वो जो परमाणु है भार बंधन और अणु बंधन से मुक्त हो जाता है, कल लिखे थे, है ना, और आशा बंधन से युक्त हो जाता है, आशा बंधन उसमें आ जाता है। तो जीवों में केवल आशा बंधन है जो जीने की आशा के रूप में दिखता है ना। मानव में आशा विचार इच्छा तीनों चल रहा है। 4.5 क्रिया में हम देखें, आशा विचार इच्छा तीनों हैं, तो तीनों में हम बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं। तो क्या बंधन है, तो आशा बंधन में हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा, जो 5 इंद्रियां देखे, इंद्रियों के द्वारा निरंतर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये आशा हमेशा सुख की रहती है ना, सुख की आशा, तो इंद्रियों से ही सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं।
विचार बंधन में अपने विचारों को श्रेष्ठ मानने के आधार पर, मेरा ही विचार श्रेष्ठ है, तुम्हारा तुम जानो तुम्हारा ऐसे ही है ना, ये जो है मेरे ही विचार श्रेष्ठ हैं, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है परिवारों में, हर जगह पे। इच्छा बंधन में भ्रमित कल्पनाओं की पूर्ति से निरंतर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कल्पनाएं करते हैं, शायद मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, शायद इससे सुखी हो जाऊंगा, क्या क्या करना नहीं कर लेते। ये भ्रमित इच्छा तो बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते, कई बार यू टर्न ही नहीं है, 10-20 साल 50 साल लगा देते हैं, वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता, है ना। तो उसी कल्पना के आधार पे अपने सपने बुनते रहते हैं, दुनिया बुनते रहते हैं। अब ये लिखा है ना, चिंतन बल विधि से प्रारंभ होता है, ये चिंतन से शुरू होता है, जागृति का जो रास्ता है चिंतन से शुरू होता है। तुलन की दृष्टियाँ, ये न्याय धर्म सत्य में तुलन की दृष्टियों से प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो जाएगा, ये बता रहे हैं। अब जीना अर्थात कार्य व्यवहार, तो मेन जो काम होना है वो तो इन 10 जगह पे काम होना है, ये वाली जगह पे काम होगा तो कार्य व्यवहार हमको नागराज जी ने बताया भी है, वो हम अपने आप करते जाएंगे। तो जो अपन बात किए मानव के साथ में व्यवहार होगा, मानव का मानव के साथ सुख पाने के लिए किया गया श्रम को बोले व्यवहार, मानव का मानव के साथ जो भी किए उसको व्यवहार बोले। तो जब हम जागृति पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हमको उभय तृप्ति होगी। न्याय की परिभाषा में हमने देखा लास्ट में उभय तृप्ति, उभय यानी दोनों, तो व्यवहार में परस्पर तृप्ति, दोनों तृप्त हो जाएंगे। कार्य का मतलब मानव का मनुष्येतर प्रकृति, मनुष्य से इतर यानी अलग, दूसरा, बाकी 3 अवस्थाएं, उनके साथ आवश्यक भौतिक वस्तुएं पाने के लिए किया गया श्रम, जो भी आवश्यक भौतिक वस्तुएं हैं उसके लिए जो श्रम किए उसको बोले कार्य। इससे क्या होगा, हमारे में समृद्धि आएगी। पहले तो हमारी मानसिकता में समृद्धि आएगी। समृद्धि का मतलब अभाव का अभाव, जो मेरे अंदर अभाव है ना। ये देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा। अभाव का अभाव, मेरे में जो अभाव है, अभाव का मतलब ही कि भाव नहीं है, तो जो अभाव है उसका अभाव हो गया, वो भी खत्म हो गया, अभाव का अभाव। या आवश्यकता से अधिक उत्पादन। अब इसमें क्या बोले, गरीबी किसको बोल रहे हैं, साधन विहीन है, जिसके पास साधन नहीं है या कमी है वो दुखी है और दरिद्र है मानसिकता से। अमीर किसको बोल रहे हैं, साधन संपन्न तो है लेकिन वो भी दुखी और दरिद्र है ना। लेकिन समृद्ध किसको बोल रहे हैं, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, सुखी भी है समृद्ध भी है साधन संपन्न भी है, ठीक है। अब ये जीवन क्रिया अपन ने देख लिया, स्पष्टता हेतु परिभाषाएं, तो चिंतन बोध अनुभव जो अपन ने यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसकी परिभाषा लिखी हुई है। चिंतन को बोले कि अर्थ का स्पष्ट होना, जो आज सुबह परिभाषा संहिता दिखाए थे ना, तो उसमें हर चीज़ की परिभाषाएं दी हुई हैं, शब्द की, समझ की, जो भी चीज़ें हैं उसका अर्थ हमको स्पष्ट हो गया। मूल्यों का साक्षात्कार होना, सारे संबंध मेरे को समझ में आ रहा है। अपन मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्यों को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत मज़ेदार है वो। तो ये मूल्य मेरे को का साक्षात्कार हो गया, बोध में अर्थ के प्रति शंका मुक्ति हो गई। अब वो जो भी छोटी मोटी शंका बची थी वो भी खत्म हो गई, अब मैं समझ पूरी हो गई। फलस्वरूप जीने का संकल्प आ गया। ये जो संकल्प लिखे ना, बोध संकल्प, तो ऐसे ही जीने का है कि दृढ़ता बन गई, खुद में निष्ठा बन गई, संकल्प बन गया। अनुभव में, कार्य व्यवहार में प्रमाणित होना, अनुभव होने से ही निरंतरता होगी। तो जो सुख की निरंतरता कब होगी, अनुभव पूर्वक होगी। अनुभवगामी विधि में, अनुभवगामी विधि हमारी वाली विधि है जिसमें हम नीचे से, इधर से, यहाँ से जो 4.5 क्रिया से धीरे धीरे करते करते अनुभव तक पहुँचेंगे, अनुभव की ओर गमन करेंगे, इसीलिए बोले अनुभवगामी विधि। अनुभवगामी विधि नागराज जी ने हमारे लिए दिया है कि ऐसे पहुँचना है। इसमें चिंतन का मतलब बताया, चिंतन से ही शुरुआत होगी, चिंतन का मतलब बताया है। चिंतन का अर्थ है क्यों का प्रश्न पूछना, अर्थात हर इकाई के प्रयोजन को पहचानना कि ये इकाई क्यों है, ये पदार्थ अवस्था मिट्टी क्यों है, पानी क्यों है, प्राणावस्था क्यों है, शेर क्यों है, गाय क्यों है, प्रयोजन है ना। तो ये पहचानना। और क्या बोले, अस्तित्व में हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदार है। ये बहुत सुंदर परिभाषा है। हर इकाई, चाहे कोई भी इकाई हो, हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है और वो अपने
अपने आप में व्यवस्थित है, इसीलिए अपने से बड़ी व्यवस्था में वो भागीदारी कर पा रही है। जैसे कि एक परमाणु भी है, अपने आप में व्यवस्थित है, इसीलिए उससे मिलके अणु बन रहा है, उस अणु से कोई बड़े पिंड बन रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में व्यवस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन व्यवस्थित है, इसीलिए वो ऑक्सीजन से मिलके पानी बना रहा है, तो अपने से बड़ी इकाई के साथ व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है, तो चिंतन का अर्थ है, इसको पढ़िएगा। चिंतन शुरू करने के लिए क्या अनिवार्य है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चिंतन शुरू करने के लिए अनिवार्य है कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व की पूर्ण सूचना हमारे पास हो। जब तक पूरी सूचना हमको नहीं मिलेगी तब तक चिंतन शुरू होगा ही नहीं, ऐसा नागराज जी कह रहे हैं। तो पहले हमको अपनी सूचना पूरी करनी होगी। जो नागराज जी ने सुबह जो किताब दिखाया, दर्शनवाद शास्त्र, है ना, तो ये सारी किताबों में हर सूचना, एक एक सूचना नागराज जी ने दे दी है। जब हम वो सूचना पूरी करेंगे तभी हमारा चिंतन वाला जो भाग है, समझ वाला जो रास्ता है, वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं क्या अनिवार्य है, मानव लक्ष्य के लिए स्वीकृति हो, हमारे में स्वीकृति हो कि हाँ भाई यही मानव लक्ष्य है, उसमें निष्ठा हम में हो। निष्ठा का क्या मतलब है, उसमें निरंतरता बन जाए। ये नहीं कि अरे आज मैं शिविर कर ली, चलो अब हो गया, चलो अब ठीक है देखते हैं, फिर 5 साल बाद आ रहे हैं, ये नहीं, निरंतरता चाहिए। हमने जो एक बार ये रास्ता चुन लिया है, तो हम यदि इसमें निरंतर बने रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नागराज जी कह रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर मानव में निहित कल्पनाशीलता व अनुमान के प्रयोग से यह प्रक्रिया चालित की जा सकती है। तो कल्पनाशीलता हमारे में है, उसका प्रयोग करके चिंतन की क्रिया शुरू कर सकते हैं। पूर्ण समझ से क्या होगा, तो यही बताए कि हमारे में अनुभव पूर्वक अब हम चलेंगे तो हमारे में सही इच्छा होगी, और उस सही इच्छा से फिर हम सही सही कार्य व्यवहार कर पाएंगे। अपूर्ण समझ में इसको पढ़ लीजिएगा। समझ पूर्ण होने से क्या होगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर समझना जीवन में होता है, जीना शरीर के साथ होता है। तो जो हमारे में समझ में आया है ना, ये कौन सा है, पूर्ण समझ के साथ में। पूर्ण समझ के साथ में हम कैसे जिएंगे, इसी को बोले अनुभव मूलक विधि। हमारे लिए जो है अनुभवगामी, हम ऐसा चलते 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 अनुभव तक पहुँचेंगे। अनुभव तक जब पहुँच गए तो अब इस अनुभव के अनुसार हमारी सारी क्रियाएं चलेंगी, तो अब हम अनुभव मूलक हो जाएंगे। मूल में अनुभव, जो नागराज जी थे, तो अनुभव मूलक विधि से ये समझना हो गया, जीवन में समझना सब हो गया। अब उस आधार पे हमारा जीना होगा, कार्य व्यवहार होगा, जो शरीर के द्वारा होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि हम कह रहे हैं कि निरंतर सुख के आस्वादन की अपेक्षा केवल अनुभव मूलक विधि से जीने से पूरी होती है, तो अभी तक मानव चिंतन शुरू करके, तो क्या बोल रहे हैं कि यदि निरंतर सुख जो हमारे में अपेक्षा है वो अनुभव मूलक विधि से शुरू होती है, तो अभी तक मानव चिंतन शुरू करके पूरी जो मानव जाति है अनुभव तक पहुँची क्यों नहीं है। यदि सभी को पता है निरंतर सुख से ही हमको तृप्ति मिलेगी, तो हम लोग चिंतन शुरू करके अनुभव तक क्यों नहीं पहुँचे। तो उसके लिए ये एक टेबल बनी है, ये टेबल आप लोग देखिएगा, क्यों नहीं पहुँचे ये पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना। आज भेज देंगे आप लोग को। अब अनुभव मूलक ये 10 क्रियाएँ ही हैं, है ना, जो अपन ने बोर्ड पे लिखा है। तो इससे क्या होगा, ये 10 क्रियाएँ पूरी होने से हर मानव ऐसा होगा, समाधान समृद्धि संपन्न परिवार होगा। सभी का परिवार जो होगा समाधान से संपन्न, समृद्धि से संपन्न होगा। इस तरह से वो जो परिवार है सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज में भागीदारी करेगा। तो ऐसे करके आप लोगों का जीवन ज्ञान भी हो गया क्लास में बैठे बैठे। ठीक है, तो इतना है, जीवन ज्ञान से हो गया। कल से अपन शुरू करेंगे मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, कि हमने जो अस्तित्व को समझा, संसार क्या है, अस्तित्व मूलक बोले थे, अस्तित्व मूलक, इसलिए आधार वही है। तो हमने अस्तित्व को समझा, मानव केंद्रित है तो मानव को भी समझ लिया, क्योंकि केंद्र में मैं हूँ, मानव हूँ, वो भी समझ लिया। अब मैं संबंधों के साथ में हूँ, तो अब उस संबंधों का मैं करूँ क्या, ये नहीं पता चला है ना। सब समझ लिया, मानवेतर प्रकृति के साथ भी संबंध समझ लिए, देख लिया उनको वो कैसे कैसे हैं, लेकिन अब उसके साथ मैं करूं क्या, है ना। मेरे इतने सारे संबंध जो बन गए हैं, इनके साथ मैं करूं क्या, पता ही नहीं है। तो उसको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो आप लोग गोष्ठी करिएगा बढ़िया से, कल 9 बजे मिलते हैं और फिर कल गोष्ठी की जिज्ञासा को कल ले लेंगे, ठीक है। नमस्ते सभी को। हाँ, कल अपन ये करेंगे मानवतापूर्ण आचरण। हाँ, इसमें एक स्लाइड है न्याय धर्म सत्य वाली भी, है ना। उसमें न्याय धर्म सत्य के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ मानव की परिभाषा है। ये न्याय होगा परिवार में, न्याय मानव मानव के संबंध की पहचान, मानव मानव के साथ। धर्म यानी व्यवस्था की समझ, व्यवस्था मेरे को समझ में आ गई, पूरी व्यवस्था, प्रकृति की आपस में अंतर संबंध, ये सारा समझ में आ जाता है। सत्य यानी कि अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे अस्तित्व लेवल पे हम जो सोच रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सर्व शुभ, सबका शुभ हो जाए, ये सत्य की दृष्टि। तो ये न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है ना।